सो सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आज बोल रहा हूँ मैं बच्चों की किसी बीमारी के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ मेंटल वेलबींग बच्चों की कैसे करें उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि अगर मेंटल वेलबींग नहीं होती है तभी बीमारियां आगे पैदा होती हैं। तो बहुत ज़्यादा जो हम लोगों को ज़रूरत है वो प्रिवेंशन की ज़रूरत है, कि हम बीमारियों को होने से पहले ही इंटरवीन करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग से फर्क क्या पड़ता है, क्यों इसकी ज़रूरत है। तो ये रिसर्च में पाया गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग से स्ट्रेस से कोप करने की क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, रिस्क ऑफ डिप्रेशन कम हो जाता है, कॉमन कोल्ड, हार्ट डिजीजेस, इन सब चीज़ों का रिस्क कम हो जाता है और हेल्दी लाइफ बढ़ती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ भी वेलबींग की बात होती है तो वेलबींग का मतलब ये नहीं है कि आप ठीक ठाक चल रहे हैं तो वेलबींग है आपकी। वेलबींग, पॉजिटिव थिंकिंग, खुश रहने, जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप अच्छे हो और लाइफ में सेटिस्फाइड हो, वहां से वेलबींग आती है। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पैसा है, सब चीजें हैं, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो वेलबींग नहीं है। वेलबींग के लिए बच्चों में शुरू से आदत डालनी चाहिए। उसके कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं बताऊंगा, कि एक अच्छी नींद का होना ये बहुत जरूरी है। बेहतर होता है कि रात में ही एक स्ट्रेच में सो लें। 6 से 8 घंटे की नींद काफी होती है, हालांकि ये वैरी करती है। छोटे बच्चों में 10 घंटे तक हो सकती है और अडोलसेंस में आके ये एज अडल्ट की तरह हो जाती है। तो अच्छी नींद का लेना और सोने जागने का समय करीब करीब फिक्स होना, और रात में सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन ऑफ कर देना, किसी भी स्क्रीन पे ना होना, क्योंकि स्क्रीन आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। उससे जो ब्लू लाइट निकलती है वो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। तो सोने से कम 1 घंटा या 2 घंटा पहले स्क्रीन से हट जाना चाहिए। फिर हेल्दी फूड, तो जितना भी ये फास्ट फूड है ये बॉडी को खोखला करता है। हेल्दी फूड और समय पे खाना खाना। जो हम लोग आजकल बच्चों में देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा बाहर की चीजें खाना चाहते हैं और समय पे खाना नहीं खाते। इन सब चीजों के शारीरिक और मानसिक दोनों हेल्थ पे फर्क पड़ता है। फिर रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम बच्चों के लिए तो 1 घंटा रोज, और एक्सरसाइज भी विगरस एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है। बच्चों के लिए खेलना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आउटडोर गेम्स, चाहे वो बच्चों के साथ खेल रहे हो, चाहे साइकिलिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, या कोई गेम खेल रहे हो।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है डेली बेसिस पे। फिर किसी हॉबी को फॉलो करना, कोई आपका शौक हो, चाहे गाना गाने का शौक हो, चाहे डांस का हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का हो, ड्राइंग पेंटिंग का हो, कुछ भी हो, किसी भी एक हॉबी को परस्यू करना, ये लॉन्ग टर्म में मेंटल हेल्थ के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। उससे एक पॉजिटिव वेलबीइंग डेवलप होती है। फिर लर्निंग न्यू स्किल्स, या जो आपके स्किल्स हैं उनको और उसमें आगे बढ़ना, ये चीजें, नए स्किल्स से ब्रेन में नए एरियाज, नए न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होता है, जो ब्रेन के लिए हेल्दी होता है, ब्रेन की क्षमता को बढ़ाता है। कोई भी आप नई चीज सीखेंगे तो वो ब्रेन के लिए हेल्दी है। फिर ये बहुत जरूरी होता है कि बच्चे और पेरेंट बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है इस बात को समझे, क्योंकि ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट यहीं से पैदा होते हैं। बच्चे की स्ट्रेंथ किसी और एरिया में है और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन किसी और एरिया में। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, और जो बच्चा जिस एरिया में अच्छा कर रहा है या कर सकता है, उसको इस एरिया में बढ़ाएं तो वो वहां पे बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन ये समझना भी इम्पोर्टेंट है कि सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सकते। तो जो बहुत ज्यादा फोकस इस बात पे है कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छा कर रहा है तो वो ठीक है, अदरवाइज बेकार है, इस मेंटालिटी से निकलना होगा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे हम लोग देखते हैं जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से पेरेंट्स भी बाद में परेशान होते हैं और बच्चा तो परेशान होता ही होता है, क्योंकि जब मानसिक बीमारी बन जाती है तो फिर वो मुश्किल पैदा करती है। इन चीजों से पहले ही बच जाए तो अच्छा है। फिर बच्चे के नेचर को समझना कि बच्चे का टेम्परामेंट कैसा है। कुछ बच्चे शाई होते हैं, कुछ आउटगोइंग होते हैं, कुछ इजी गोइंग होते हैं, कुछ बहुत आसानी से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो ये बातें ठीक है, इसको समझना और उसके हिसाब से बच्चे से डील करना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे बच्चों को आप एक ही तरीके से हैंडल करें वो ठीक नहीं। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है काम करने की, एक्टिविटी लेवल्स होते हैं, सोचने समझने की क्षमता होती है, उसके हिसाब से उसको काम दिया जाए, इन बातों को समझा जाए। उसकी कैपेसिटी से अगर बहुत ज्यादा उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा तो फिर वहां पे स्ट्रेस पैदा होता है। इसी तरह हर बच्चे की बॉडी की नीड्स डिफरेंट होती है। कोई बच्चा 4-6 घंटे ही सो के काम चला लेगा, किसी को 10 घंटे की नींद चाहिए। कोई बच्चा लगातार 2-3 घंटे तक काम कर सकता है, पढ़ सकता है, कोई 1 घंटे में ही थक सकता है।
तो बच्चों की इन नीड्स को समझते हुए उनका टाइम टेबल प्लान करना चाहिए। फिर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ क्या है? एक्सपेक्टेशन अगर बहुत बच्चे की कैपेसिटी से डिफरेंट होती हैं या बच्चे की रुचि के अनुसार नहीं होती है तो फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ऐसे बहुत से बच्चे हम देखते हैं जो पेरेंट्स उनको जबरदस्ती साइंस साइड में दिलवा देते हैं और फिर वो बच्चे वहां पे कोप नहीं कर पाते, उनको फिर मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती है और फिर मिड सेमेस्टर या वो साल बेकार जाता है। बाद में हम एडवाइस करते हैं कि भाई इनका सब्जेक्ट फील्ड आप चेंज करिए। तो इस तरह की चीजें ना हो, उसको पहले से ही प्रॉपरली हैंडल किया जाए तो बहुत सारी बीमारियां होने से बच सकती हैं। फिर बच्चे के अंदर सेल्फ एस्टीम पैदा करना। आमतौर पे क्या होता है कि बच्चा जब ठीक भी काम कर रहा है तो पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट नहीं करते, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और जब कुछ गलती करता है तो बहुत ज्यादा उस बात पे ध्यान देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चा ठीक चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना, जिससे कि उसके अंदर अपने लिए प्यार पैदा हो। कुछ भी अच्छा करने के लिए आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होनी चाहिए, आप अपने को प्यार करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने को अप्रिशिएट कर पाना, अपनी कैपेबिलिटीज को समझ पाना, अगर ये चीजें होंगी तो बच्चा जीवन में अच्छा कर पाएगा। फिर बच्चों को ये सिखाना कि रिलेशनशिप्स मेंटेन कर, रिलेशनशिप्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। रिलेशनशिप्स विद इन फैमिली, भाई बहनों में, पेरेंट्स के साथ मेंटेन करना, फ्रेंड्स का होना, फ्रेंड्स का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारी एडवर्सिटीज से ये बचाती हैं बच्चों को, ये प्रूवन फैक्ट है। फ्रेंडशिप डेवलप करना, फ्रेंडशिप में कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स चूज करते हैं कि नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पढ़ाई में अच्छा है, इसी से फ्रेंडशिप करो। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चे अपनी कैपेसिटी, अपने नेचर के हिसाब से फ्रेंड्स अपने आप बनाते हैं। उसमें इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन लाने से उनको मुश्किल हो जाती है कि किसको फ्रेंड बनाए किसको नहीं बनाए। बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सोशल कॉज में जुड़ना, पेरेंट्स एज एन एग्जाम्पल रोल प्ले करें, सोशल ग्रुप्स में लोगों की हेल्प करना, ऐसे लोगों की हेल्प करना जो नीड में है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इससे मेंटल हेल्थ पे काफ़ी फर्क पड़ता है। फिर अपने लिए, जैसा मैंने कहा कि कोई हॉबी परस्यू करे, उसके लिए डेली बेसिस पे कुछ टाइम निकालें। ये लॉन्ग टर्म में मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ समय डेली बेसिस पे अपने लिए निकालना, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। क्या चीजें अवॉइड करी जानी चाहिए?
तो एक वर्क एंड लाइफ का बैलेंस बच्चों को सिखाना कि जो स्क्रीन का यूज है या सोशल मीडिया का यूज है, उसके लिए भी एक फिक्स टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के वो इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा स्क्रीन में, चाहे टीवी देख रहे हो, चाहे मोबाइल पे हो या कंप्यूटर पे हो, ये मेंटल हेल्थ पे बुरा असर डालता है। बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों के बारे में पढ़ना, ज्यादा नेगेटिव चीजों के बारे में बात करना, ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। और अगर ऐसे लोग हैं जो हर समय नेगेटिव बातें ही करते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी तो अब ढूंढने चलेंगे तो हर जगह है, बहुत ज्यादा। पॉजिटिविटी की तरफ रहना, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो ये बातें बच्चों को सिखाना लंबे समय में उनकी मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ये मालूम होना कि बच्चा जैसे स्ट्रेस में है, तो क्या उसको रिलैक्स कर सकता है। उस समय कुछ लोग पानी पी के रिलैक्स हो जाते हैं, कोई डीप ब्रीदिंग करके रिलैक्स हो जाता है, कोई थोड़ा मेडिटेशन, गाना सुन के, डांस करके। तो ऐसी क्या चीजें हैं जब आप स्ट्रेस में हैं तो रिलैक्स कर सकती हैं, ये भी ढूंढनी पड़ती। ये चीजें मालूम होना, बच्चों को इसके बारे में बताना कि जब वो स्ट्रेस में है तो, स्ट्रेस में है तो ठीक है, स्ट्रेस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको वो कैसे ओवरकम करे, क्या वो कर सकते हैं, ये उनको बता। फिर बच्चों को ये भी बताना कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम लोग बच्चों में देखते हैं, तो इसी वजह से होती है क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाता। तो ये गैप नहीं होना चाहिए, जहाँ की बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बातें पेरेंट्स से शेयर नहीं करता। एक कोई भी ट्रस्टेड पर्सन बच्चे के लाइफ में होना चाहिए, जिससे वो फ्रीली अपनी कोई भी बात शेयर कर। शेयरिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती। फिर बच्चों को होपफुल बनाना। होप एक ऐसी चीज होती है जो जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को लोग आशा के सहारे पार कर जाते हैं। होप को इंस्टिल करना, होपफुल बनाना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये कुछ किताबें हैं, जैसे द चॉइस, एडिथ तिवाइगर की, या मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल की। ये सब होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स हैं। ये किताबें अगर पढ़ें या बच्चों को ये स्टोरीज बताई जाए कि कैसे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी होपफुल होके वो सरवाइव कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह अरुणिमा सिन्हा हमारे कंट्री की है, और किस तरह से आर्टिफिशियल लिम्स के साथ इन्होंने ट्रेनिंग करके और एवरेस्ट को फतेह किया। इस तरह की होपफुल, इंस्पिरेशनल चीजें बच्चों को बीच बीच में बतानी चाहिए। इस तरह की स्टोरीज उनसे शेयर करनी चाहिए, जिससे कि होप उनमें स्टिल हो, लाइफ के लिए वो ईगर हो, आगे जाने के लिए, कुछ करने के लिए।
इस तरह की चीजें अगर बच्चों के साथ में शुरू से करी जाए विथ पॉजिटिव एप्रिसिएशन, बहुत ज्यादा हर समय क्रिटिसाइज ना करते रहे बच्चों को, तो बहुत सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी या प्रिवेंट हो जाएंगी और बच्चा जीवन में अच्छा कर पाए। थैंक यू, मैं बस इतना ही कहना चाहता था। बाकी कोई सवाल वगैरह हो तो मैं उसका जवाब दूंगा। Hello, am I audible? जी सर। You have present. Hello. हाँ सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। मुझे इसमें कुछ ऑब्जर्व करना है, मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है। कॉफी दो थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाना थोड़ी। आशीष जी, ऊपर से लैपटॉप लाना पड़ेगा। आशीष जी। जी सर। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ। हाँ ठीक। सर बोले। हाँ हेलो। हाँ सर बोलिए। मेरा ये कहना है कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई और मेंटल वेलबींग के इंडिकेटर्स भी बता दिए, लेकिन इन इंडिकेटर्स के प्रिडिक्टर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल होप के भी प्रिडिक्टर्स हैं। तो उन प्रिडिक्टर को भी मैंने कुछ अध्ययन कराए थे, जिसमें कि वेलबींग को प्रिडिक्टेड वेरिएबल लिया था और इनके प्रिडिक्टर्स लिए थे, जिसमें होप भी था, ग्रेटिट्यूड भी था, फॉरगिवनेस भी था, रेजिलियंस भी था। और जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो पॉजिटिविटी में ये सारे पॉजिटिव वेरिएबल्स आ जाते हैं इनको भी, और ये बेस्ट डेवलप होते हैं थ्रू पॉजिटिव पेरेंटिंग से, ये मेरा मानना है। और पॉजिटिव ये हम अपने ग्रुप में कई बार शेयर कर चुके हैं, लेकिन प्रोफेसर अग्रवाल साहब जो साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके सामने मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि वो बताएं कि क्या मैं राइट थिंकिंग, राइट डायरेक्शन में सोच रहा हूं। इसलिए कि जो पॉजिटिव पेरेंटिंग में खास तौर पे जो पेरेंट्स ओवर एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे के लिए पुअर मॉडल होते हैं। और अगर मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चों की क्लास में वो बच्चा 8th 9th या 10th आ रहा है, तो बच्चा कहीं से खराब नहीं, छोटा बच्चा 4 साल का बच्चा, लेकिन माता श्री रोज उसे कहती रहती हैं कि तुम्हें बेटा फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। तो द चाइल्ड में इंडल्ज इन ए सॉर्ट ऑफ मेंटल मैचिंग प्रोसेस, और वो मेंटल मैचिंग करेगा पेरेंटल एक्सपेक्टेशन और अपने एक्चुअल अचीवमेंट में, और अपने को उससे नीचे पाएगा तो ही में डेवलप डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी एंड अबव ऑल परसीव्ड पेरेंटल रिजेक्शन। जो परसीव्ड पेरेंटल रिजेक्शन है उसके मन में यह आ सकता है कि हमारी मम्मी चाहती है कि हम फर्स्ट आए, लेकिन हम तो 16वें नंबर पे आ रहे हैं, तो हो सकता है मम्मी हमें एक्सेप्ट ना करती हूँ। तो ये फीलिंग उसके लिए लाइफ लॉन्ग। और आज के जो दूसरी बात मैं कहता हूँ कि नेवर ओवर प्रोटेक्टिंग पेरेंट्स एंड पेरेंट्स हु इंडल्ज इन सिबलिंग कंपैरिजन, ये सब पुअर मॉडल्स हैं, नेगेटिविटी को मतलब प्रमोट करते हैं, और इनसे बचने से ही पॉजिटिविटी आएगी। और डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत अच्छी बताई, इसमें इन्होंने अरुणिमा सिन्हा का केस बताया। वो केवल होप नहीं, होप तो इंस्टिल करता ही है, उनकी स्टोरी में रेजिलियंस भी आती है। कैसे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के बाद शी कुड बाउंस बैक,
तो ये जो बाउंस बैक करने की जो टेंडेंसी है, जो रेजिलियंस में है, ये भी डेवलप होती है। तो मेरा कहना है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग और पॉजिटिव स्कूलिंग ये बहुत जरूरी है इन सारी चीजों को इनकलकेट करने के लिए पर्सनैलिटी में। ये मैं अपने ऑब्जर्वेशंस और जो मेरी रिसर्च स्टडीज है इनको अपने ग्रुप में तो शेयर करता रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब के सामने मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इन ऑब्जर्वेशंस पे अगर वो अपनी कुछ प्रतिक्रिया दें और मुझे कुछ फर्दर इनलाइटन करें तो बहुत अच्छी बात होगी। सर ये जो भी बातें आपने कही बिल्कुल सही है, और रेजिलियंस इज द की। रेजिलियंस लेकिन तभी आएगी जब पेरेंटिंग सही होगी। और एजुकेशन में मैंने जान के कुछ नहीं कहा, स्कूलों को तो बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है हमारे यहाँ। जिस मॉडल पे हम लोग चल रहे हैं वो मॉडल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल आउटडेटेड मॉडल है, और उससे बच्चे कुछ भी नहीं सीखते हैं। सोचने समझने की क्षमता उससे बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती है। हम सिर्फ उनको रटा के पास करा के नंबर दे के आगे बढ़ा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी कमी है हमारे स्कूलिंग सिस्टम की। बट उस पर डिबेट करेंगे तो बहुत लंबी कहानी चलेगी। डॉक्टर साहब एक बात और है, आज के पेरेंट्स और स्कूल एकेडमिक्स पर ज्यादा जोर देते हैं, जबकि वही। जरूरत है सोशल इमोशनल लर्निंग भी होनी चाहिए। इसीलिए जो कैसल मॉडल है, कोलैबोरेटिव एकेडमिक सोशल इमोशनल लर्निंग, जी और ये जो इसीलिए ट्रेड्स है सोशल इमोशनल लर्निंग में आते हैं, हाँ जी तो इनको भी महत्व दिया जाना चाहिए। जी, इसीलिए मैंने वो सारी चीजें अलग अलग तरीके से कही है, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल में जाते हुए क्या क्या चीजें बच्चों को सिखाएं। मैंने उन चीजों को वैसे ही कवर किया। Thanks, Dr. Saab, for your nice presentation and also your comments on my observations. Thank you. थैंक यू सर। डॉक्टर साहब एक चीज मैं प्रस्तुत करना चाहता था जी कि अभी ये जो भी चीजें आपने बताई और उसके लिए एक रास्ता भी प्रोफेसर सक्सेना साहब ने बताया पॉजिटिव पेरेंटिंग का, लेकिन एक बात ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये चीजें बच्चों में होना तो चाहिए, पॉजिटिव चीजें आनी चाहिए, लेकिन प्रश्न हमारे सामने यह है कि हाउ वी कैन इनकलकेट दिस पॉजिटिव थिंग्स अमंग द चिल्ड्रन। अब क्या हम पेरेंटिंग को बदल सकते हैं? क्या स्कूल के इन्वायरमेंट को हम चेंज कर सकते हैं? तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए कि ये कुछ पॉजिटिव चीजें उन बच्चों के अंदर हम इनकलकेट कर सकें? कुछ इस पर अगर आप प्रकाश डालें तो चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाए। शुरुआत सब पेरेंट्स से ही होगी। जी एक्चुअली हमारे कंट्री में देखिए क्या होता है कि पेरेंट लोग बन जाते हैं, पेरेंटिंग के बारे में कोई पढ़ता नहीं है, जो फैक्ट है। क्या करें बच्चे के साथ में, क्या ना करें, वो अपने जैसा उनके पेरेंट्स ने उनके साथ में किया या जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से पेरेंटिंग चलती है। पेरेंटिंग के परसे के बारे में कोई नहीं पढ़ता। तो एक्चुअली क्या किया जाना चाहिए, तो जो सबसे ज्यादा जरूरत है, जो भी पेरेंट्स होने वाले हैं या जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनको पेरेंटिंग के बारे में कम्युनिटी लेवल पे एजुकेट करना कि कुछ जो कॉमन प्रैक्टिसेस है पेरेंटिंग की, पॉजिटिव पेरेंटिंग की, वो अगर उतना भी हम उनको एजुकेट कर दें तो फिर काफी है। बाकी वो अपने आप देख लेंगे। अब उसमें देखिए
जब आप पेरेंट को एजुकेट करना शुरू करेंगे तो उसमें सभी कुछ आ जाते हैं, उसमें टीचर्स भी होंगे, तो टीचर्स फिर वही बातें स्कूल में भी देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पेरेंटिंग के बारे में एज सच कोई बात नहीं कर रहा, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई एजुकेट नहीं कर रहा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहली बात यही है कि हम मास लेवल पे पेरेंटिंग के बारे में बात करें, और स्कूलों में कोशिश तो करी जा रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी वगैरह की बातें हो रही हैं। तो अगर ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग धीरे धीरे डेवलप करी जाएगी तो बहुत फर्क पड़ जाएगा स्कूलों में। बहुत ठीक सर। और कोई सज्जन कुछ, राय साहब कुछ आप अपनी बात कहना चाहते हैं? प्रोफेसर अमरनाथ राय जी। जी जी जी, बिल्कुल। ये बात बहुत अच्छी लगी कि डॉक्टर साहब मेडिसिन के बैकग्राउंड से आते हैं, ट्रीटमेंट से जुड़े हुए हैं, रोजाना ही उस समस्याओं से जूझते हैं, और यह महसूस करते हैं कि प्रॉब्लम प्रिवेंट हो, आपके सामने तक केसेस आए ना। और प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया उसमें एक्चुअली पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात है, पॉजिटिव ग्रोथ की बात है। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर लगातार बात कर रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव ग्रोथ वो साइकोपैथोलॉजी के अगेंस्ट बफर के रूप में काम करेगा। डॉक्टर साहब जब बात कर रहे थे उस समय इम्यूनिटी की बात आई, तो एक स्टडी एग्जैक्ट तो नहीं याद है लेकिन रिकॉल कर रहा हूँ, थोड़ा उसके रिजल्ट को शेयर करूँ। उस स्टडी में कोई एक सप्ताह तक कुछ लोगों को एक जगह जहाँ रहते थे वहाँ पर दो अलग ढंग के एक्सपीरियंसेस उनके लिए मैनेज किए गए। एक ग्रुप के लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, हैप्पीनेस के एक्सपीरियंस है, दूसरे ग्रुप के लिए चाहे वो टेलीविजन के थ्रू है या किसी थ्रू, वो निगेटिव एक्सपीरियंस है, एंड में सैड एक्सपीरियंसेस रहे। उसके बाद उन लोगों ने जो रियल अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा था वो था कि थ्रू नोज वो वायरस इन्फेक्शन डालेंगे और उसके बाद वॉच करेंगे कि किसमें सर्दी जुकाम ज्यादा हुआ। और बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से यही रिजल्ट मिला कि जिन लोगों के रिसेंट एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव थे प्रीसीडिंग सम डेज, उन्हें फ्लू की प्रॉब्लम कम हुई कंपेयर टू जिन लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत ही सैड टाइप के थे। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस का होना, ये तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, सक्सेना सर बार बार बता रहे हैं, और कई मौक़ों पर मैं बात करता रहा हूँ, और जहाँ तक अपना बस चलता है पेरेंट्स के साथ। और मेरा मानना वही है कि पेरेंट्स घर में और जो केयर गिवर्स हैं और जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स नहीं है तो एलो पेरेंट्स हैं, तो उनके साथ ये काम तो बेसिक प्रिवेंटिव लेवल पर जो करना है वो ठीक है। बट बिसाइड्स दैट हम स्कूल में ही बच्चे एडोलेसेंट एज पर आ गए या हमारी आपकी एज ग्रुप में कहीं भी आ गए, तो आज हर स्टेज पर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को कल्टीवेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे साइको न्यूरो इम्यूनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बात यह है कि हमारी लाइफ में जो निगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं उन पर हमारा फोकस ज़्यादा जाता है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर किसी एक पॉजिटिव इवेंट के कंपैरिजन में निगेटिव इवेंट का इंसिडेंस का इम्पैक्ट एटलीस्ट 3 गुना से भी कहीं ज़्यादा होता है। तो निगेटिव
एक्सपीरियंसेस में हम ज्यादा डूबे पड़े रहते हैं और हमारे जीवन में रोजाना सुबह से लेकर रात तक जो कुछ पॉजिटिव होता रहता है उस पर हमारा अटेंशन जाता नहीं। एक बार हम अपने फोकस को ही केवल डाइवर्ट करें, उसको ले चले कि हमारे लाइफ में डेली बेसिस पर कितना पॉजिटिव हो रहा है। और फ्लरिश होने के लिए जो मार्टिन सेलिगमैन की थियरी है उसमें तो ये, या जो बारबरा फ्रेडरिक्सन कहती हैं पॉजिटिविटी के लिए रेशियो की, तो नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा भी फ्लरिश होने के लिए ये रेशियो निगेटिविटी के कंपैरिजन में पॉजिटिविटी का 3 गुना से ज्यादा होना चाहिए। एक फ्लरिशिंग मैरिज में तो 7 टाइम्स हम अपने स्पाउज में जितना निगेटिव देखें उसके कंपैरिजन में 7 टाइम्स पॉजिटिव देखेंगे, तभी जाकर के मैरिज स्टेबल और फ्लरिशिंग होगी। तो बात ये नहीं है कि कहीं से ले आना है पॉजिटिव एक्सपीरियंस को, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के इंसिडेंसेस हमारे आसपास हमारे लाइफ में रोजाना हो रहे हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो बचपन में प्रिवेंशन करना है, ग्रोथ करना है, और बाद में भी हमको अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो डिप्रेशन के कॉजेज हैं उनको चेक आउट करना है कि भाई रुको, हमारे पास बहुत कुछ पॉजिटिव है, आई डोंट नीड टू बिकम डिप्रेस्ड। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। जो है ये अच्छा लगा कि साइकेट्री और मेडिसिन के फील्ड से आए लोग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को के इम्पोर्टेंस को एक्सपीरियंस करते हैं, मजबूती से महसूस करते हैं, और ये एक बैकग्राउंड बनता है कि दोनों मिल करके काम करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और सर कोई कमेंट आपके द्वारा? अभी हम लोगों के बीच KGMU लखनऊ के प्रोफेसर है डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी कुछ बच्चों के मेंटल वेलबींग की बात बहुत सहज और सरल ढंग से कर रहे थे, और उस पर अच्छे कमेंट, अच्छे ऑब्जर्वेशंस प्रोफेसर NK सक्सेना सर और प्रोफेसर अमरनाथ राय जी ने दिए, और हमें मानते हैं कि प्रोफेसर अग्रवाल का जो लेक्चर एक बड़ा ही फ्रूटफुल और मीनिंगफुल रहा। अब हम दूसरे जो हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर नताशा दुआ जी हैं, जो सिप्स हॉस्पिटल लखनऊ में साइकोलॉजिस्ट हैं, और आज एक